अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट आमिर गौरी। कैंपेन जो है बड़ी धुआंधार कैंपेन वो कल ख़त्म हो चुकी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई हैं जिसके ऊपर अभी भी ट्विटर जो है वो पागल हुआ है। उसके ऊपर लोग जो हैं वो ज़बान के इस्तेमाल को लेकर वज़ीर आज़म को, उनके वज़रा को और फिर बाकी जो उनके मुखालफीन हैं वो मरीम नवाज़ शरीफ को सख्त क्रिटिसिज्म का जो है उनका सामना है। और आखिरी तकरीर के अंदर बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने जाते जाते एक और शॉट खेल दिया। उन्होंने भी इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया है, उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ को भी क्रिटिसाइज़ किया है। देखना सिर्फ ये है कि जो बातें कही गई हैं, जो इमरान खान कह रहे हैं कि देखें जी इलेक्शन कमीशन भी इनका, हुकूमत भी इनकी, हम धांधली किस तरह कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बाज़ इंपॉर्टेंट जो कैंडिडेट हैं जैसा सरदार तनवीर इलियास, उनका एक क्लिप जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बेपनाह वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्के जो हैं उनकी हमें सपोर्ट हासिल है और इसी वजह से रशीद तुराबी साहब जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे बाग से, वो उन्होंने अपने आप को जो है वो इस मुकाबले से बाहर निकाला है और अपने आप को सपोर्ट जो है सारी वो सरदार तनवीर इलियास के खाते में डाली है। जमात इस्लामी ने रशीद तुराबी साहब को जो एक मौकर नाम था कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी का, उनको पार्टी से निकाल दिया है। तो ये सारा जो माहौल है इसको देखते हुए अब चंद घंटों का खेल रह गया है। कल इलेक्शन जो है वो जब स्टार्ट होगा, जब उसकी काउंटिंग होगी, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ है या नहीं है। सवालात जो है वो डेफिनेटली उठे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कि क्या वो ये इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ करवाने की सलाहियत भी रखता है या नहीं। उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमिश्नर है और उनके जो बाकी लोग हैं जिनके साथ हमारी बात भी हुई है, उन्होंने पूरी जो है वो गारंटीज़ दी हैं। उन्होंने कहा जनाब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन जो है साफ़ और शफाफ हो। वज़ीर आज़म का एक बयान जो है जिसके अंदर उन्होंने इंटरेस्टिंग बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है कश्मीरी उनको रेफरेंडम का हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले 2 रेफरेंडम होंगे। एक रेफरेंडम वो होगा जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत ओवरऑल पूरे कश्मीर के अंदर, यानी मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और GB, उसके अंदर ये पूछा जाएगा कश्मीरियों से कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कश्मीरी उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट। इस पर भी बेपनाह क्रिटिसिज्म है। उन्होंने कहा जनाब ये चीज़ तो जो है ये मौजूद ही नहीं है, ये ना रेजोल्यूशन में, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में मौजूद है, ना जो ओरिजिनल प्लान था इंडिपेंडेंस का उसके अंदर 1947 में ये राइट दिया गया था जो प्रिंसली स्टेट्स थी कि वो थर्ड ऑप्शन जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। उन्हें ये तरफ देखना था और ये फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या हिंदुस्तान के साथ। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें दरमियान में जाते जाते एक जो है गैलप का पोल भी आ गया, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि लीड है, यानी परसेप्शनल लीड है इस वक्त PTI को, और लोग जो हैं वो इमरान खान के ज़्यादा सपोर्टर हैं। 45% जो हैं वो समझते हैं मरीम नवाज़ शरीफ को, 49% जो हैं वो बिलावल को समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनकी जो है वो आगे लेके चलेगी, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ओवर 60% से ज़्यादा वो इमरान खान की सपोर्टर है। साथ साथ 61% जो है वो ये कहते हैं कि वो पसंद करते हैं राजा फ़ारूक हैदर को, और अगर फ़र्ज़ किया फ़ारूक हैदर साहब को पसंद करते हैं एज़ वज़ीर आज़म कश्मीर का, तो फिर बड़ी हैरानी की बात है कि वो कह रहे हैं सिर्फ 12% वोट जो है वो जाएगा मुस्लिम लीग नवाज़ को कश्मीर के अंदर। ये सारी बातें शामिल करेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे 3 कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आरिफ उर्फ़ी जो है वो हमारे साथ मुज़फ़्फ़राबाद से हैं, जो कैपिटल है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। नईम अब्बासी जो है वो हमारे साथ रावलाकोट से हैं, और शहबाज बुखारी मीरपुर से हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ, आपके पास आऊँगा सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में। क्या इस वक्त आप समझते हैं फीलिंग है, चूँकि अब तो मामला सिर्फ चंद घंटों का रह गया है, आपने कैंपेन जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग देखी है, जलसे देखे हैं, उसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल हुई है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, आप क्या समझते हैं ओवरऑल फीलिंग क्या है इस वक्त के इन तीनों पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो तो अब रेस में पीछे रह गई है, क्या देखते हैं आप? अभी तक की जो आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसमें जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका नैरेटिव सामने आ रहा है। अब अगर इसको ऐसे कहें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ा रवादारी का माहौल था, बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि जैसे हमारे पास रिलीजियसली या हमारी जो फ़िरका वाराना हम मांगी है वो भी इसी तरह थी, इसी तरह पॉलिटिकल भी हमारे यहाँ बड़ी रवादारी थी। लेकिन इस मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर को शायद उसकी कुछ बातों से लोग नालां हुए और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उसे गंदे अंडे मारे गए, उसको यहाँ से पत्थर मारे गए।
जो कि कश्मीरियों की रवायत नहीं है। कश्मीर के अंदर बड़ा रवादारी का माहौल था। शहबाज, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बाज़ हल्के जो हैं उसके ऊपर ख़ास नज़र है। वो बाज़ लोग समझते हैं कि 5, बाज़ समझते हैं 12 जो हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी कश्मीर के पुराने सदर हैं, उसके पुराने वज़ीर आज़म हैं जो सिटिंग वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, फिर पुराने वज़ीर आज़मों के बच्चे हैं, किसी के पोते हैं। एक इंटरेस्टिंग फिगर जो है वो सरदार तनवीर इलियास का भी है, क्योंकि आखिरी दिनों में हमने देखा कि उनकी प्रेजेंस ज़्यादा नज़र आई है और पीटीआई के जो सदर हैं, जो पुराने पीपल्स पार्टी के सदर होते थे, उनकी हवाले से भी देखा जा रहा है। और पार्टी कह रही है इस्लामाबाद में कि देखें ये चीज़ बैठ के फैसला होगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा। आप क्या समझते हैं कि हल्कों के अंदर जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं दे विल रिटर्न बैक टू दी असेंबली? शुक्रिया गौरी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया है। ये इसका तज़किरा हो रहा है हर जगह, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, पूरी दुनिया में लोग इस पे फोकस किए बैठे हैं। सबसे पहले तो जिस हलके में मैं मौजूद हूँ इसकी बात कर लेते हैं। ये हलका LA3 मीरपुर शहर का हलका है। यहाँ पे जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं वो 10 इलेक्शन लड़े, 8 में कामयाब करार पाए और 2 में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और जो उनका आखिरी इलेक्शन था 2016 में आम इंतखाबात के दौरान, वो चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उनको शिकस्त दी। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से कल मेरी बातचीत हुई जियो न्यूज़ के लिए। उनसे मैंने यही क्वेश्चन किया कि आप PTI के सदर भी हैं, आप हल्के में मुंतखब हो के आपके क्या डिलीवर करेंगे और क्या आप वज़ीर आज़म बनेंगे। और एक और उम्मीदवार, मैंने सरदार तनवीर इलियास साहब का भी इशारा किया कि एक और भी जो आपकी पार्टी में मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो उनका बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया है जी कि मेंबर असेंबली कोई भी बनता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन ये फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे। अच्छा, ये तो इस हलके की बात होगी। अब जो LA9 नक्याल एक हलका है, वहाँ पे 2 दफ़ा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं सरदार सिकंदर हयात खान साहब, 2 दफ़ा सदर भी रह चुके हैं। उनका हलका है, उनके भाई वहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे हिस्सा ले रहे हैं, उस हलके पे भी लोगों का फोकस है। फिर इसी तरह बिम्बर का जो हलका है LA7 बिम्बर शहर, उसमें सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़रूक हैं, उनके मद्दे मुकाबल PTI के जो उम्मीदवार हैं चौधरी अनवारुल हक, वो हिस्सा ले रहे हैं। वो हाल ही में PTI में शामिल हुए थे, वो भी एक हल्का बड़ा नुमाया है, लोगों की नज़रें उसकी तरफ है। जी, स्पीकर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में आज़ाद कश्मीर में, तो वो बस कुछ 4-5 माह पहले वो PTI में शामिल हुए थे। वो हल्का भी खासा नुमाया है। अब वज़ीर आज़म के जो उम्मीद अवामी हलकों में जो बात गर्दिश कर रही है कि वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं उनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी हैं, सरदार तनवीर इलियास भी हैं, और जो बिम्बर का मैंने जिक्र किया है चौधरी अनवारुल हक भी किसी हद तक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। क्विकली शहबाज, अगर फर्ज किया देखें जो तीनों कैंडिडेट का आपने नाम बताया कि अगर ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब है कि फिर तो जो पिक्चर उभरती हुई नज़र आती है वो इस तरह लगता है कि PTI जीत रही है, और इसीलिए उनके 3 शख्स जो हैं उनका नाम जो सर्कुलेशन में है। कोई राजा फारूक हैदर को कंसिडर नहीं कर रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने अच्छे काम किए थे, ये बुरे काम किए थे, ही कैन ऑल्सो रिटर्न। इसका मतलब है इट्स ए गिवन दैट PTI जो है वो लीड में है पब्लिक परसेप्शन में। हवा जो यहाँ पे चल रही है वो तो PTI की है। देखें, यहाँ पे मसाइल भी बहुत हैं, वोटर सपोर्टर्स जो मुख्तलिफ जमातों के हैं, वो खामोश वोटर्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिनका अभी किसी को कुछ पता नहीं कि वो किस करवट वो बैठते हैं। तो फैसला तो 25 जुलाई को होगा, लेकिन PTI की जो एक हवा जो है वो तो गर्दिश कर रही है हर हल्के में। 25 जुलाई कल है, देखते हैं। नईम, आप हमारे साथ हैं, मतलब रावलाकोट में क्या जो है माहौल है वो आप क्या समझते हैं कि उसके आसपास जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पे किस पार्टी का जोर नज़र आता है? जलसे जुलूस जो है वो तो हमने सारों के देखे हैं। जी गौरी साहब, अगर बात की जाए रावलाकोट की, तो यहाँ पे तमाम ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से कैंपेन भरपूर अंदाज से की गई। मरीम नवाज़ यहाँ पे आई, बिलावल यहाँ पे आए, इमरान खान भी यहाँ पे इस रीजन में आए और उन्होंने जलसों से ख़िताब किया। तो भरपूर एक इलेक्शन कैंपेन के बाद इस वक्त मिला जुला रुझान है। किसी जगह पे पीपल्स पार्टी को बरतरी है, किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी है, और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है जो जिसके खालिद इब्राहिम साहब और उससे पहले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब भी अड़ रहे, तो वो पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी जानिब से भी कैंपेन है। तो ओवरऑल जैसे आपने बात की, तो मिला जुला रुझान है गौरी साहब यहाँ पे। और क्या समझते हैं कि जो लोग फ़र्ज़ किया, जिस तरह ये कहा जाए कि उम्मीद लगाई होती है उन्होंने इस्लामाबाद से कि फ़ंड्स मिलेंगे, तो फ़ंड्स जो है वो तो बड़ा मुश्किल है सेंटर के लिए रोकना कश्मीर के लिए। ये तो एक ऐसा इशू बन जाएगा जिसको कोई भी हुकूमत जो है वो शायद
लेके इस तरह नहीं चल सकती कि वो हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पैसे रोके। तो अगर कल को फ़र्ज़ किया ऐसी सिचुएशन बनती है कि PTI जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं ले सकती और वहाँ जो हुकूमत बनती है वो उनकी पसंद की नहीं है, तो उसको देखते हुए अभी तो लोग ये तो फैसला नहीं कर सकते कि कल को जो भी हुकूमत बनेगी उसके फंड्स रुकेंगे इसलिए, लेकिन ये फैसला तो वो कर सकते हैं कि वो किस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं। जी बिल्कुल गौरी साहब ऐसे ही है, लेकिन जो तवक्कुआत का लेवल है उसे बतौर ख़ास जो वज़ीर उमूर कश्मीर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर लिया और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने 500 अरब के पैकेज का मुख्तलिफ जो है वो जलसों में उन्होंने ऐलान किया। तो इससे जो लोगों का एक वो तवक्कुआत का लेवल है वो ज़रूर PTI पे बड़ा है, लेकिन देखा जाए तो लोगों में जो सियासी शऊर है इन हल्कों में बतौर ख़ास वो बहुत ज़्यादा है और लोग अब ये बात समझ रहे हैं कि किस जगह से कौन कौन से ऐलानात किस मकसद के लिए किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें रावलाकोट के जो पुंछ डिवीज़न की अगर बात करें तो मजमूई तौर पे 4 अजला हैं यहाँ पे और उन 4 अजला के डिफरेंट जो हल्के हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल आप देखें कि लोगों की जो तवक्कुआत का लेवल है वो अगर पब्लिक में जाके बात की जाए तो वो PTI की जानिब किसी न किसी तरह से उनका झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर फर्स्ट के लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर एक तरफ जिस तरह आपने कहा कि उनका सियासी जो आप ये समझिए कि अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इश्यूज़ एंड ऑल्सो ऑफ पॉलिटिक्स, उसको रखा जाए, तो दूसरी तरफ अगर बरादरी के एलिमेंट को दरम्यान में लाया जाए तो फिर कौन सी चीज़ जीतेगी, उनका सियासी विजन या बरादरी का जोर? देखिए गौरी साहब डिफरेंट बरादरीज़ हैं। अब चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस पुंछ डिवीज़न के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उसमें डिफरेंट बरादरियाँ हैं और बिल्कुल बरादरियों का जो एलिमेंट है इसको आप बिल्कुल कतई तौर पे जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे हल्के जो हमारे आज भी कंट्रोल लाइन पे वाक़ हैं वो बिलखुसूस इस रीजन में वो आज भी बरादरियों की तरफ देख रहे हैं और बरादरियों की सियासत ही कर रहे हैं और वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकल सके। तो ये इससे आप एलिमेंट को बिल्कुल भी जो है वो रद्द नहीं कर सकते। आरिफ, नईम और शहबाज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम मुजफ्फराबाद, रावलाकोट एंड मीरपुर। और नाज़रीन ये बात देखिए, इसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ये कहते हैं कि सियासी शऊर आ चुका है, वो पार्टियों को देखते हैं कि कौन उनसे वादे कर रहा है, कौन उनके वादे पूरे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, और साथ साथ फिर ये चीज़ कि हाँ बरादरी का जोर जो है वो भी बड़ा एलिमेंट है जो है वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। तो फिर आखिर में तो ये रह जाता है कि कौन सी पार्टी जो है वो किस बरादरी के किस शख्स को वोट टिकट दिए हैं उसने, और फिर वो अपनी बरादरी को किस तरह मनवा सकता है कि अगर मैं वापस आऊँगा असम्बली के अंदर तो आपके लिए जो है वो काम जो है वो कर सकूँगा। प्रोग्राम के अंदर आगे चलते हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिन्होंने डडियाल में उन्होंने बात की है लोगों से। वैसे तो वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो जियो के बर्मिंघम से हैं, लेकिन वो आए हुए हैं यहाँ पर इस कैंपेन के अंदर हिस्सा लेने के लिए, और उनसे उनका एक पैकेज जो है जो उन्होंने बात की है अबरार मुगल ने, वो देखते हैं डडियाल में कि उम्मीदवार जो हैं वो किन उनके पास एलिमेंट्स क्या हैं, और वो साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शायद आखिरी वक्त के अंदर कुछ ऐसे वादे हों जिनका ताल्लुक जो है कहीं ना कहीं वो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ जुड़ता हो। वो देखते हैं कि इस पैकेज के अंदर क्या कह रहे हैं। शुक्रिया आमिर गौरी साहब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इंतखाबी हल्का LA1 डडियाल में। ये वही इंतखाबी हल्का है जहाँ कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की जानब से एक इंतखाबी मुहिम के दौरान रकूम तकसीम करने की वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया था। यहाँ ये मैं बताता ज़रूरी समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के दिगर इंतखाबी हल्कों के बरक्स ये LA1 डडियाल के जो 2 आखिरी अयाम होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इन 2 अयाम के अंदर ही जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो अरूज पर होता है, जबकि जो अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि इन 2 अयाम के दौरान वोटों की खरीद और फरोख्त भी होती है। बाद अफराद के नज़दीक इस बार वोटर बहुत बाशऊर हो चुके हैं, वो अपनी वोट किसी भी सूरत फरोख्त नहीं करेंगे। जहाँ तक बात आखिरी 2 दिनों की, सोशल मीडिया पर तो ऐसी खबरें हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। लोगों ने अपना जहन बना लिया, उनके जहन में साबका हुकूमतों की कारकर्दगी भी है और आने वाली हुकूमत का जो मंशूर है वो भी उनके सामने है। ये बिल्कुल ये अफवाहें जो है गर्दिश करती रहती हैं। इलेक्शन का माहौल है और इस तरह की जो सियासी मुखालफिन में एक दूसरे पर वार करते रहते हैं और इस तरह का कोई अमल नहीं है, क्योंकि वोटर बाशऊर हो चुका है और वो किसी सूरत भी अपना वोट फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की बेशुमार चीज़ें शेयर हो रही हैं जिसमें ये अफवाहें
और ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि लोग आखिरी 2 दिनों के अंदर अपनी वोट फ़रोख्त करेंगे, जबकि मुख्तलिफ उम्मीदवार भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो आखिरी जो 2 अयाम हैं इन दौरान अपनी वोट के अंदर इजाफा कर सकें। और अब्रार मोल का आपने पैकेज देखा, और दूसरा पैकेज जो है वो उबैद मोल का है जो ब्रैडफोर्ड से है। उन्होंने बात की है वहाँ पे लोगों से, और लोगों का ख्याल ये है कि वो पार्टियाँ जो ऑलरेडी कश्मीर के अंदर काम कर चुकी हैं और उनका काम देख लिया हमने, वो उनसे सेटिस्फाइड हैं ये नहीं है। लेकिन एक और जो जनरल आमतौर पे तासुर होता है कि पीटीआई जो है उसको भी मौका मिलना चाहिए कश्मीर के अंदर। पिछली दफ़ा जो है वो अपनी फुल फोर्स के साथ इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकी थी, और अब चूँकि वो पाकिस्तान में ना सिर्फ सेंटर के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर है, जीबी के अंदर है, कश्मीर इसके अलावा केपी के अंदर है, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अलायंस के अंदर है, तो उसको चांस देना चाहिए। देखते हैं कि उबैद मोल को जो ब्रैडफोर्ड के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं। जी, आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से पूछा है कि वो पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह क्या है? पीटीआई को जी, वजह इसकी उसकी वजह यह है कि कुछ चेंजिंग तो चाहिए थी, कि जो कुछ पाकिस्तान में पिछले चंद अरसे से हो रहा है या होता रहा है, पीपल्स पार्टी ने भी उसको भी आजमाया गया, आज़ाद कश्मीर में नून लीग को भी आजमाया गया, मगर वहाँ का वहीं है जो कि सिस्टम है। I support Imran Khan in Pakistan. Imran Khan. Why you support Imran Khan? He's a very good person. He's an honest person. मेरा नाम जी असद महमूद है। मेरा तल्लक मीरपुर के हल्का खड़ी शरीफ LA4 से है, और जो सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं तो किसी को इस काबिल नहीं समझता कि वो हमारे कश्मीर का मसला कोई हल कर सके। Barrister Sultan Mahmood from PTI. I think he's the only person suitable. He's bringing forward the Azad Kashmir issue, the Kashmir issue. He's an educated person. उबैद मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। और नाज़रीन, उबैद मुगल का पैकेज आपने देखा, और थोड़ी सी बात जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बरतानिया के अंदर, उनकी जो बातचीत है वो भी आपको सुनवाते हैं कि वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। आमिर गौरी साहब, आपका और आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया है। मेरा नाम महमूद कश्मीरी है और मैं चेयरमैन हूं जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस यूके का। आपके प्रोग्राम की वजह से ब्रिटिश कश्मीरी जो लाखों की तादाद में यहाँ पर आबाद हैं, वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मालूमात जो है आपके प्रोग्राम से हासिल कर रहे हैं। जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, और इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और फेयर और फ्री होने चाहिए। कश्मीर में इलेक्शंस जारी हैं और सब पार्टीज़ ने अपने अपने मैनिफेस्टोज पेश किए हैं। हमारी गुजारिश ये है कि आप उन पार्टीज़ की सपोर्ट करें जो कश्मीर का मसला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करेंगे। और नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हमारी बातचीत जो है वो सुहेल वड़ाई साहब के साथ होगी। सीजन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जब चंद घंटे रह गए हैं, अब तक के जो सीन है, अब तक की जो पार्टीज़ ने बात की है, अब तक जो पाकिस्तान के लीडिंग यानी पॉलिटिशियन है, इमरान खान से ज़्यादा तो और कोई नहीं है, मरीम नवाज शरीफ से ज़्यादा कोई और नहीं है, और पीपल्स पार्टी की बात करें तो लीडिंग जो फिगर हैं वो वापस आए हैं अमेरिका के दौरे से, बिलावल, और उन्होंने भी 2 जलसे किए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे से मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा था, हमारे साथ 2 हमारे इंतहाई सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो लाहौर से हमारे साथ हैं, और अफजल भट्ट साहब जो हैं वो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। दोनों आप दोस्तों को वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वड़ाई साहब, आपसे बात कर रहा हूँ। पहले मैं कैंपेन ख़त्म हो गई, इंतहाई कंट्रोवर्शियल कैंपेन, बात बड़े इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें भी सामने आई। अगर हम ज़बान कलाम जो है उसको एक तरफ रख दें, वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो वादा किया है कश्मीरियों के साथ कि वो रेफरेंडम जो है उसके अंदर ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उनको आज़ादी चाहिए या उन्होंने पाकिस्तान के साथ रखना है। ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को? ज़ाहिर है ये एक नई बात है, क्योंकि इससे पहले तो यही था कि इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा और जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे कि या इंडिया या पाकिस्तान। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अब एक नए इस्तिस्वाब राय, एक नए रेफरेंडम की बात की है कि जो कि कश्मीरी आज़ादी और पाकिस्तान में से भी चुन सकते हैं। ये एक बिल्कुल नई पोजीशन है।
और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में शायद इस पे बहस नहीं हुई और हमें यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से भी ये हट के है, तो इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या ये राय दुरुस्त भी है। बज़ाहिर तो ये अकल पे मबनी है कि जिन लोगों को आप ग़ुलामी से निकाल रहे हैं उनको ये आज़ादी भी दें कि वो आपसे भी अगर आज़ादी चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि इसकी कानूनी पोजीशन क्या है, इसकी बैनुल अक़वामी पोजीशन क्या है, क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके करने से कश्मीर काज पे क्या असर पड़ेगा, क्या ये डिवाइडेड तो नहीं हो जाएगी। आप ये समझते हैं, के अंदर हमारी सपोर्ट, या आप ये समझते हैं कि ये जो है इशू, इसका जिक्र करना इस वक्त इस कैंपेन के अंदर, जो इलेक्शन कैंपेन है, ये ज़रूरी था? मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी था और ना कोई इस वक्त ऐसा कोई इशू चल रहा था जिसमें ज़रूरत थी। इस कैंपेन के अंदर जो तर्ज़ तकल्लुम है और जो बातें की गई हैं एक दूसरे के बारे में, ये लीडर जो है, पाकिस्तान के लीडर, ये क्या मैसेज दे रहे थे कश्मीर के लोगों को, अपने एक दूसरे के बारे में बात करके, एक दूसरे के बच्चों को डिस्कस करके, एक दूसरे के बारे में ऐसे ज़ुबान इस्तेमाल करके जो आम तौर पे हम चाहते हैं कि वो घरों में भी इस्तेमाल ना हो, वो बाकायदा स्टेज से इस्तेमाल हुई है। और सारे लीडर जो हैं वो, उनके सारे सपोर्टर जो हैं वो जो वहाँ बैठे हुए थे, जो ट्विटर और मतलब फेसबुक पे बैठे हुए हैं, जो मीडिया पे बैठे हुए हैं, वो तालियां बजा रहे हैं उनके लिए। सुहेल, आप मतलब एक इसको किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस कैंपेन को? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक रुझान है। बजाय इसके कि कश्मीर के अंदर कश्मीर की इंटरनेशनल पोजीशन की बात की जाती, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर बात की जाती, या उनके जो चीज़ें हैं, उनके इख्तियारात हैं, उनके हकूक़ हैं, इस पर बात की जाती। इसकी बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे की बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तानी सियासत का जो गंद था वो बीच चौराहे में कश्मीर में धोया गया, जो कि गैर मुनासिब बात थी। भट्ट साहब, अब कुछ घंटे रह गए हैं ये कल सारा इलेक्टोरल प्रोसेस को स्टार्ट करने में, कैंपेन आप खुद भी जो है वो अभी कश्मीर के अंदर से होके आए हैं। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो तीनों पार्टीज़ हैं उनकी कैंपेन को लेके, जो कैंपेन के अंदर जो भी पॉइंट उठाए गए, कश्मीरी लोगों का कहना क्या है? मतलब व्हाट इज़ योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन विदाउट टेकिंग एनी साइड्स? एक बहुत शुक्रिया गौरी साहब और सेल वडाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। पहली बात तो यह है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कश्मीर इशू के हवाले से बात की है, मैं समझता हूँ कि ये टोटल इलेक्शन स्टंट है। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून जब ये बात करती है कि हम कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे, तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। जो सेंसिटिव लोग हैं कश्मीर पे सोचने वाले, तो वो सोचते होंगे कि किस जगह पे बात हो रही है। और इस मामले पे फेडरल गवर्नमेंट के लोग अक्सर ये कह रहे थे कि भाई ये कहाँ बात हुई है। और डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून ने हर जलसे में इस इशू को बड़े अच्छे तरीके से अवाम तक पहुँचाया है कि जैसे कोई सूबा बनने की बात हो रही है या फैसला हो चुका है और मुस्लिम लीग नून उसके रास्ते में रुकावट है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ के लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बैठे होंगे तो उन्होंने भी वोट की जमा तफरीक की होगी कि एक बड़ा वोट बैंक है जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर पे यकीन रखता है। और वो लोग मोस्टली इलेक्शन में वोट भी नहीं डालते, क्योंकि जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आपको इलाके पाकिस्तान की दस्तावेज़ पर दस्तखत करना होता है। तो वो लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनके वोट मौजूद हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को उनके जो एडवाइज़र हैं, जो इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया होगा कि जब इसतस्वाब राय होगा उस वक्त तक पता नहीं तहरीक इंसाफ किस पोजीशन में होगी। लेकिन भट्ट साहब, ये तो जो हुकूमत किसकी होगी, ये जो इलेक्ट्रेट है उसको कंफ्यूज करने की बात है ना। एक तरफ आप जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के पैकेजेस का अनाउंस कर रहे हैं, एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद का ताल्लुक जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है कि एनीबडी हु इज़ कंट्रोलिंग इस्लामाबाद विल कंट्रोल मुजफ्फराबाद। और दूसरी तरफ से आप उनको जाके ये एक शॉट खेल दें कि कल को इस्तिस्वाब राय होगा और 2 होंगे, पहले ये फैसला करेंगे आपके भारत और पाकिस्तान और फिर दूसरी बात आपको इंडिपेंडेंस। तो जो इलेक्ट्रेट है वो ये सोचती तो होगी कि ये वज़ीर आज़म साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं।
मेरा अपना ख्याल यह है कि ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि जब इनका पाकिस्तान की कैंपेन आप देखें और यहाँ के वादे देखें, ये जमात वादा करने से पहले ये नहीं सोचते कि इस पर इम्प्लीमेंट कब होगा। ये सोचते हैं कि इस वादे के नतीजे में वोट कैसे मिलेगा, लोग किस तरह हमारी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इस न, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये ऑन ग्राउंड बात की है और इलेक्शन से एक दिन पहले की है। दूसरा जो बात आपने अभी की है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या हैं, मैं वंस अगेन आपसे यही कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के 15 हलके ऐसे हैं कि उन्होंने डिसाइड करना है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, किस जमात की नशिस्तें कितनी हैं, किस जमात की पार्टी पोजीशन क्या होगी। वो 15 सीटें नेक टू नेक फाइट है। 500,000 वोट की लीड से कोई जमात सारी जीत सकती है, 500,000 वोट की लीड से 3-4 जमातों में वो नशिस्तें तकसीम हो सकती हैं। तो इसलिए वो 15 नशिस्तें जो हैं उनकी मौजूदगी में सब लोगों को पता है। मुझे नहीं पता गैलप सर्वे उनका अपनी एक होगी ऑडियंस के, उन्होंने कहाँ से ये सर्वे किया है, ये कल के नतायज बताएंगे कि हम जो बात आपसे कर रहे हैं डे 1 से कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी जमात मुझे इस पोजीशन में नज़र नहीं आती कि वो अकेली हुकूमत बना सके। और मेरा अपना ख्याल यह है कि रिजल्ट यही साबित करेंगे, क्योंकि हमने अवाम से रब्ता करके ये बात करके ये मुझे पता है कि आपका ये जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये आपने मुसलसल 3-4 प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कस किया है। इसको मैं दोबारा भी लाता हूँ और मतलब सुहेल से ही पूछूंगा। लेकिन सुहेल, एक चीज़ जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए, चूँकि कल भी वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हुकूमत तो यहाँ देखें इस वक्त PMLN की थी, इलेक्शन कमीशन हमारा है नहीं, तो हम जो है वो धांधली कैसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी बात मनवा नहीं सका कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को बावजूद एक इशू करने के नोटिस कि इनको यहाँ से निकाला जाए, वो वहाँ बैठे भी रहे वज़ीर आज़म के साथ, जो है उन्होंने स्टेज भी शेयर किया। ये चीज़ें देखते हुए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये अपनी बात मनवा नहीं सका, जो उसकी काबिलियत है, अहलियत है इलेक्शन कमीशन की एक आज़ाद, साफ़ और शफाफ इलेक्शन डिलीवर करने की, उस पर सवाल उठता है। डेफिनेटली सवाल भी उठता है और ओवरऑल भी सवाल उठता है कि हम आज़ाद कश्मीर को क्यों इस तरह महकूम बना के रखते हैं और क्यों नहीं वहाँ पे इंडिपेंडेंस देते। उनका जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बात माननी चाहिए थी और फेडरल मिनिस्टर को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। बात तो इख्तियार और कानून की अमलदारी की है। अगर आप इस तरह वायलेट करेंगे तो फिर बाकी किस तरह की चीज़ें जो हैं उनको भी वायलेट करेंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन को वायलेट करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि इंतहाई नामुनासिब तरीका था, हमें मानना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट को भी और मिनिस्टर को भी। वही बात जो है वो हो रही थी सुहेल वड़ाई साहब से और अफसल भट्ट साहब से। वड़ाई साहब, दोबारा आपसे स्टार्ट करूंगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सर्वे आया है। एक तो उसकी टाइमिंग जो है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि आखिरी वक्त के अंदर ये कहना कि बड़ी मार्जिन से जो है वो लीड हासिल है PTI को, परसेप्शनल लीड हासिल है कश्मीर के अंदर। वज़ीर आज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, और उसके बाद उनका जो कंपैरिजन है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें सेकंड उन्होंने जो है वो जगह पे रखा है पीपल्स पार्टी को 49% के साथ और 45% के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ को। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ जो है आमतौर पर सर्वेस जो हैं वो उसको हरफ आखिर नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसका जो टाइमिंग है इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये पब्लिक ओपिनियन बनाने की टाइमिंग तो देखें, हमेशा इलेक्शन से पहले ही इस तरह के सर्वे आते हैं और गैलप की ये रवायत है कि वो इस तरह के सर्वे पहले भी देते रहते हैं। इससे हम इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन गैलप का सर्वे आम तौर पे बहुत अच्छा सर्वे होता है। लेकिन ज़ाहिर है आखिरी वक्त तक तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ये भी वैसे भी एक जनरल परसेप्शन से इत्तफाक ही है तकरीबन गैलप की रिसर्च का कि फेडरल गवर्नमेंट जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी की हुकूमत जो है वो आती है और लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ फंड्स की वजह से और इख्तियार और
ताकत की वजह से, क्योंकि आपने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बेबसी का इजहार किया, जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी फेडरल हुकूमत के बारे में बेबस है, फेडरल वजारत कश्मीर के बारे में बेबस है। तो इसलिए अब भी चाहे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या कश्मीर का इलेक्शन हो, आम तौर पर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका अपर हैंड होता है, उसी के हक़ में जो है वज़न जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो जलसे जुलूस जा रहे हैं, नून के जलसे जुलूस बहुत कामयाब जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जलसे जुलूस भी हमने देखे हैं, बहुत कामयाब जा रहे हैं। अगर तो जलसे जुलूस देखें तो यूँ लगता है कि पीटीआई जो है उसको कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमें पता है कि जलसे जुलूसों का ज़रूरी नहीं रिज़ल्ट जो है वो इलेक्शन में भी वैसा ही नज़र आए जैसे कि जलसों में लोग नज़र आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो गैलप की सर्वे रिपोर्ट है इसको भी संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हरफ़ आखिर हो। ये हरफ आखिर हो, बिल्कुल आपने कहा ज़रूरी नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुहेल उसमें बड़ा ये कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है कश्मीर के सरदार फ़ारूक हैदर, उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसको 61% कहा है मतलब सर्वे ने, और इसका मतलब अगर 61% लोग हैं उनको पसंद करते हैं तो फिर ये कहना कि उनकी पार्टी जो है वो 12% सीटें लेगी, इसको किस तरह हज़म किया जाए? मेरा ख़्याल है कॉन्ट्राडिक्शंस तो होती हैं सर्वे के अंदर, और इस सर्वे के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो उन्होंने रैंकिंग की है उसके बारे में भी सवालात हैं। पीपल्स पार्टी को 12% तकरीबन दिया है उन्होंने, और इसी तरह नून को उन्होंने ज़्यादा नंबर दिए हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। ज़ाहिर है उनका एक साइंटिफिक सर्वे होता है, कैसे उन्होंने किया है ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल साइंटिफिक सर्वे होता है और बहुत करीब होता है जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उनके। भट्ट साहब, ये जो सर्वे है ये आपकी जो बातचीत है ये उसके साथ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, चूँकि आप जो है वो कह रहे हैं किसी एक पार्टी को क्लियर कट पोजीशन हासिल नहीं होगी अगर फ़र्ज़ किया किसी को 27 सीटें जो है वो लेनी है। आप ये कहते हैं कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो तकसीम होगा, ये सर्वे तो ये नहीं कह रहा। देखें, मैं एक नई बात भी आपसे करता हूँ कि एक तो है नशिस्तें किस जमात ने कितनी लेनी है। वो मैंने बताया कि 15 नशिस्तें ऐसी हैं कि नेक टू नेक फाइट है कि 500 वोटों से वो नशिस्त पीपल्स पार्टी जीत सकती है, नून लीग जीत सकती है, पीटीआई जीत सकती है, एमसी जीत सकती है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जीत सकती है। ये 15 नशिस्तें ऐसी हैं। लेकिन अगर आपने पॉपुलरिटी के ग्राफ का अंदाज़ा इस बात से लगाना है कि किस जमात ने वोट कितने लिए हैं, मे बी ऐसी बात भी हो जाए कि एक जमात वोट बहुत ज़्यादा ले, सबसे ज़्यादा ले, लेकिन उसकी नशिस्तें कम हो, ये ऐसी कोई धांधली नहीं होगी। लेकिन बाद नशिस्तों का रिजल्ट इस तरह फ्लैक्चुएट होगा कि ये भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उस वोटों के एतबार से ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सूरत हाल सामने आएगी जब ये कल शाम तक इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि जिस तरह वड़ाई साहब ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि गैल्प के सर्वे बहुत अच्छे होते हैं। मेरा ख्याल यह है कि अभी में भी उन्होंने 2 शहरों को तो सामने रख लिया हो, वादिया नीलम तक ना गए हों, वादिया लीपा तक ना गए हों, ये दूर दराज इलाके हैं, और उन्होंने 2-4 जो मेन सिटीज़ हैं उनको सामने रख के, और माजी के जो तजर्बात हैं, माजी में जो 5, 7, 8 इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसी तरह होता है। जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती थी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाते थे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, तो अगर माजी के इलेक्शन नताइज को देखा जाए तो फिर मेरा ख्याल है गैल्प का सर्वे यही होना चाहिए था। सुहेल, अगर ये जो छोटी जमातें हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, तहरीक लब्बैक ने जो है बहुत कैंडिडेट फील्ड किए हैं, जमात इस्लामी के लीडर बड़े फील्ड हैं, हो सकता है मतलब वैसे तो उनके जो लीडर हैं रशीद तुराबी साहब, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी एक मतलब उसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहूँगा कि आखिरी वक्त के अंदर वो जो है सरदार तनवीर इलियास के हक़ में बैठे हैं, और फिर जो बात वहाँ पर तनवीर इलियास साहब ने की है, जो क्लिप अब वायरल हुआ है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी सपोर्ट हमें हासिल है, इसी वजह से रशीद तुराबी साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया है। तो जो स्पॉइलर एलिमेंट है, यानी कि जो वोट तोड़ने वाला एलिमेंट है, वो किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? देखें, जो तुराबी साहब वाला है, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी पाकिस्तान ने तो इस इक़दाम को पसंद नहीं किया और शायद इस पर एक्शन भी लिया है
कि जो वो एक हलके में उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है तुराबी साहब ने, और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के ट्रेंड्स हैं जमात इस्लामी के, ये उसके बरखिलाफ़ फ़ैसला है। और दूसरी तरफ जो मुक़्तदर हलकों वाली बात है कि अगर वाकई ये सही है तो फिर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान का इलेक्शन 2018 में उस पर कई सवाल उठते हैं मुक़्तदर हलकों की वजह, कश्मीर के इलेक्शन पर भी फिर सवाल उठेंगे और लोग जो है एतराज़ करेंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि स्पाइलर एलिमेंट की, तो बात यह है कि हर हलके के अंदर स्पाइलर एलिमेंट तो होगा, लेकिन देखना यह है कि अगरचे बड़ा स्ट्रांगली कंटेस्टेड ये इलेक्शन है, लेकिन फिर भी एक रुझान जो है वो लोगों का बन जाता है कि इस दफ़ा किसको हुकूमत बनवानी है। तो मेरा ख्याल है कि वो रुझान नज़र आएगा और वो ज़्यादा चांस जो गैलप सर्वे ने जिस तरफ इशारा किया है उधर होगा। उसकी वजह है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 12 सीटें मुहाजिरीन की सीटें हैं वो बड़ा अहम रोल अदा करती हैं और वो हुकूमत साजी में उनका बड़ा रोल होता है। और आमतौर पर पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, सरहद में पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में पीटीआई की कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ये जो सारी सीटें हैं ये डेफिनेटली पीटीआई मैनेज कर लेगी और पीटीआई के हक में जाएगी। एक आधा क्विक कमेंट जो हमने बाई इलेक्शंस देखे हैं पंजाब के अंदर, उसमें तो पीटीआई जो है बावजूद हुकूमत में होने के उसने वो इलेक्शन जो है वो हारे हैं वो, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत के लिए थे। तो क्या वो जो उसकी जो भी पोजीशन है पीटीआई की और जो उस पर क्रिटिसिज्म है पंजाब के अंदर पाकिस्तान में डिलीवर ना करने का, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। तो अगर वो देखा जाए कि वो इलेक्शन नहीं बाई इलेक्शन नहीं जीत सकी, तो फिर ये हम किस तरह गिवन दे दें कि वो कश्मीर का इलेक्शन जीत जाएगी? असल में एक जो कौमी असम्बली के हलके हैं, जो सूबाई असम्बली के हलके हैं पाकिस्तान के, ये बहुत बड़े हलके हैं और उसके वोटों को मैनेज करना मुश्किल होता है। कश्मीर के जो हलके हैं छोटे हैं, कम वोट हैं, उनके लोगों को भी पहचाना जा सकता है, लोग जाने पहचाने होते हैं, वो मैनेज हो सकता है। और ये पहले भी बड़े मैनेज्ड इलेक्शन होते हैं। अगर आप पिछले इलेक्शनों में भी देखें तो मुहाजिरीन की सीटें हमेशा मैनेज सीटें होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं देखी जाती, देखा जाता है मैनेजमेंट किसकी बेहतर है। तो अब भी मेरा ख्याल है कि जो उसको बेहतर मैनेज करेगा 12 सीटों को, वही हुकूमत साजी करेगा आज़ाद कश्मीर में। और बट साहब लास्ट सवाल आपके साथ है कि आपने ये कहा था कि आपको लगता है कि मुक़्तदर हलके जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं इसके अंदर, आप वहाँ से हो के आए हैं। अब जो है बातचीत, इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि क्विड रिस्पांस फोर्स के तौर पे वहाँ पे फ़ौज भी मौजूद होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद होंगी। बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि उनका बड़ा सख्त जो है एक सिस्टम वो खड़ा करना चाह रहे हैं जो देखेंगे कि किस तरह जो है वो इलेक्शन जो है कंडक्ट होता है। आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है इसके अंदर अभी जो आप पिछली दफ़ा कह रहे थे कोई रोल नज़र नहीं आता, अब आपको कोई रोल नज़र आ रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल अब भी इस बात पे कन्विंस हूँ कि रावलपिंडी का और रावपारे का मुझे कोई अमल दखल आज की तारीख तक आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में नज़र नहीं आया। और अगर आप 2 दिन पहले वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और मरियम नवाज शरीफ साहबा की गुफ्तगू सुने तो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने भी वाज़े तौर पर इशारा किया है कि IB जो है वो मुदाखलत कर सकती है। उन्होंने भी पिंडी और जो है वो आप पारे को इसमें से जिक्र नहीं किया, इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले एक बात का जिक्र किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत की जा सकती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रवायती अंदाज में मुदाखलत कर रही होती तो अब तक रिज़ल्ट बहुत वाज़े होता। इसलिए अगर रिज़ल्ट वाज़े नहीं, फ़र्ज़ किया बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो सरदार तनवीर इलियास को हराने की कोशिश कर रहे हैं, अनवारुल हक के हल्के में जाकर उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दोनों वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इदारों के लिए इन तीनों को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के बहुत से ऐसी एविडेंस हैं जिनसे लगता यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब तक गैर। थैंक यू वेरी मच सोहेल बड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमें जो है ज्वाइन करने के लिए।
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि सारे जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी, आपने प्रोग्राम्स देखें, हमारी कोशिश ये थी कि आपको एक जो फ्लेवर है आज़ाद कश्मीर का, और फिर उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर से जुड़े हुए जो लोग आप बाहर बैठे हुए हैं उनकी जो ओपिनियन है वो सुनवाने का। ये अब प्रोसेस जो है ख़त्म हुआ, कल इलेक्शन है और हम अब स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ दोबारा शामिल होंगे। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।